बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च के साथ मैं हूँ शुमाइला हबीब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। तू हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। और ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद करो जब उसने अपने रब से दुआ की कि ऐ परवरदिगार मुझे तन्हा मत छोड़ो, तू सबसे बेहतर वारिस है। हमने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसे याहया अलैहिस्सलाम अता फरमाया। सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 89 ta 90 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। ज़ाती मुफाद के इक़्तिदार में आने वाले आक़बत ख़राब कर रहे हैं, नवाज शरीफ की जानिब से कल कहा गया। और उन्होंने कहा कि गरीब मरीज़ों के जिक्र पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आबदीदा भी हो गए। साथ ही साथ उन्होंने 50 नए अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया। जबकि पानामा लीक्स के बारे में इमरान खान ने कहा कि धरने से कबल मुज़ाकरात नहीं होंगे और अब इस्लामाबाद में 2 नवंबर को ही बात की जाएगी, जो कि इमरान खान साहब धरना देने के लिए ऐलान कर चुके हैं उसके बारे में। और उन्होंने ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ गरीब नहीं है, पानामा लीक्स और पकड़े जाने पर रोएं, धरने से कबल मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया। और दूसरी जानिब ये भी खबर है कि पानामा लीक्स सुप्रीम कोर्ट धरने से एक रोज़ कबल 1 नवंबर को पानामा लीक्स की समाअत भी होगी सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ बात कर ली जाए भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी की, तो भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और भारत की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से वर्किंग बाउंड्री पर फिर फायरिंग की गई और इसमें मुतादिद लोग जो थे वो जख्मी भी हुए। कुछ दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे नवाए वक्त टुडे में। इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं दिलावर चौधरी साहब, तजिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, ये पनामा का जो शोर चल रहा है आजकल, 2 नवंबर का धरना, इस्लामाबाद बंद करने की धमकी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल कहा कि हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये तमाम तर सियासी सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? अभी तो आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है वो समाअत के लिए इसको एंटरटेन कर लिया है जी पिटीशन को। और फिर उन्होंने जो परसों तक जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि विदिन 2 वीक्स या 2 वीक्स तक होगी ये समाअत। लेकिन कल जो सेट हुआ है ये डेट, तो वो 1 नवंबर है। ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है कि 1 नवंबर को देखें ना, अगर आप मामलात कोर्ट में लेके आए हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अबेंडन करना पड़ सकता है अपना तमाम जो एहतजाज है या स्ट्रीट पे आना, फिर आपको कोर्ट की सुनना पड़ेगी। तो शायद मे बी इट्स माय गैस परसेप्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट की बातें सुप्रीम कोर्ट ही जान सकती है। तो हो सकता है कि इसका मकसद यही हो कि दोनों फ्री कैन को ये कहा जाए कि आप कूल और काम रहें और धरने की तरफ फिलहाल ना जाएं या स्ट्रीट पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कोर्ट्स डिसीशंस हैं या कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स हैं उन पर आप तवज्जो दें और फिर जो कोर्ट डिसीशंस हैं वो आए तो उस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट है जो 1 नवंबर को ये समाअत है। आपने कहा ना कि चीज़ें किस तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कि ये टेबल्स जो है ये 1 नवंबर को बहुत सारी चीज़ें जो है टर्न लें और उस तरह ना हो जिस तरह के हम सोच रहे हैं कि सियासी सूरत हाल उस तरफ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर कर सकती है, रोक लगा सकती है। ठीक। तो जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम तर सूरत हाल को रोक सकती है, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत तो पहले ही दावत दे रही है तहरीक इंसाफ को कि हम इस पर बात करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं आ रहे, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे? देखें, बात ये है कि आपको इदारों की बातें तो मानना पड़ेंगी। जी। देखें, ये आप खुद गए हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके पास नहीं आई। जी जी। आप वहाँ पिटीशन लेके गए हैं वज़ीर आज़म और उनके रिलेटिव्स के साथ और उनके दीगर साथियों के खिलाफ कि पनामा लीक्स में इनके नाम है। जैसे अगरचे के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा नाम नहीं है, मेरे साहबजादों की ऑफशोर कंपनी है और वो भी बड़ी लीगल है, वो उसकी भी बहरहाल उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब आप एक इदारे के पास गए हैं, आपका देखें आपका बुनियादी जो डिमांड है वो क्या है? बुनियादी डिमांड आपकी ये है कि जुडिशल कमीशन बनाएं जो इसको प्रोब करे।
तो मैं समझता हूँ कि जब कोर्ट इसको टेकअप कर रही है, आपकी जो तो पिटीशन आपको है, धरने की या इस्लामाबाद बंद करने की धमकी देने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं वही अर्ज है कि कोर्ट आपको एंटरटेन कर रही है, आपकी वो एक तरह का जुडिशियल कमीशन ही हो गया, बल्कि उससे बढ़ के हो गया, ये कोर्ट ऑर्डर्स आएंगे, अब ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको इस पे ट्रस्ट करना चाहिए। और ये बात जो है ये बड़ी खतरनाक बात है जो होता है कि जी आप फलां इदारे की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मेरा ख्याल है कि जो कोर्ट्स हैं हमें उनकी बात माननी है, हमें अपनी अदालतों का एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है वही बुनियादी चीज़ है। अगर आप मतलब मुझसे ये पूछे कि हमारे मुल्क का पहला मसला क्या है सबसे बड़ा, तो मैं यही कहूँगा कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है वो नहीं है हमारे यहाँ। हम पे लॉ पे जो है लॉज हैं, लेकिन हम पे उन पे अमल नहीं कर रहे। कवानीन एक तरफ रखे हुए हैं और उनको शो केसेस में रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में रखा हुआ है, बड़ी बड़ी फाइलों की शक्ल में रखा हुआ है, लेकिन हम उनको अपनी जिंदगियों पर प्रैक्टिकेबल नहीं कर रहे उन्हें। ठीक है ना। तो अगर आप लॉज को ये टेररिज्म भी उसी की वजह से है, एक्सट्रीमिज्म की भी एक वजह ये देखे ना, जब बेसिक राइट्स को डिनाई किया जाएगा तो टेररिज्म भी पैदा होगी, एक्सट्रीमिज्म भी पैदा होगी। तो जो नंबर 1 मसले हैं उनमें से ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं है। तो अगर आप लॉ पे यकीन नहीं रखते, अगर आप समझते हैं कि आप खुद एक इदारे के पास जाते हैं और फिर जब आपकी मर्जी का फैसला नहीं होता तो आप उसको नहीं मानते, तो जैसा कि मुझे नहीं उम्मीद कि ऐसा होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो ये तो बड़ी शेमफुल बात है और बड़ी फिर तो आप किसी चीज को भी नहीं मानेंगे, तो आपको मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शुमाइला एक बात थोड़ी सी और भी करूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और बातें भी की। उन्होंने कहा कि जाती मफाद के लिए जो है इक़्तिदार में आने वाले आकबत खराब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की कि ये जो कम्युनिकेशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन के, मोटरवेज है, उन्होंने सीधा नाम लिया कि वो सिर्फ हम लोग ही बनाते हैं, वो बाकी जो हुक्मरान आए उन्होंने नहीं बनाया। बिल्कुल सही है, अप्रिशिएट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े जरूरी है। के कुछ जो उनके प्लान्स हैं, कुछ मंसूबे हैं जिन पे नून लीग काम भी कर रही है, तो आप नहीं समझते कि जैसे मोटरवे की बात की, अब मेट्रो बस की बात करते हैं, बेशक नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन इससे फायदा एक गरीब आदमी को भी हो रहा है। बिल्कुल सबको फायदा है, बड़ी अच्छी अप्रिशिएबल बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो गरीब का जिक्र करते हुए, उनकी हालत जार का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी तो कम से कम अगर पिछले 33 साल निकालें तो उनमें से 25 साल वो हुक्मरान रहे हैं पंजाब में या मरकज में, किसी या सबसे बड़े, पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है, 62% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो कि एक बहुत बड़ा, एक बड़ा साइजेबल बात है। और इसी तरह कभी आप मरकज में रहे हैं, तो ये अब आप रो रहे हैं गरीब की हालत जार पे, तो आप इसका मतलब मैं इसको क्या समझूं कि ये नाकामी है आपकी, कि आपने जो 25 साल हुकूमत की है सूबे में भी और मरकज़ में भी, आप लोगों को बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं दे सके, आप इलाज मुआवजे की फैसिलिटीज़ नहीं दे सके, आप स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स कायम नहीं कर सके। खुद आपके जो 2-4 कायम किए हुए हॉस्पिटल्स हैं उन पर आपको ट्रस्ट नहीं है कि जब आपको किसी इलाज या ऑपरेशन या दिल के बाईपास की या किसी की जरूरत पड़ती है तो आपको बाहर जाना पड़ता है। तो आप ये रोना धोना तो उसका होगा जिसको इक़्तिदार में आए 4-6 महीने हुए, वो पहली दफ़ा वो इक़्तिदार में आए, सूरत हाल देखिए कि हर चीज़ अपसाइड डाउन है, जो अप होना चाहिए वो डाउन है, जो डाउन होना चाहिए वो अप है, वो इस तरह की बातें करे। अदरवाइज जो 25-25 साल इक़्तिदार में रहे हैं जो लोग, वो रोए तो बड़ी हैरत की बात है। लेकिन ये भी देखिए ना, 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो इन लोगों को काफी मुश्किलात का भी सामना था, खजाना खाली था। वो आज भी ये बात करते हैं 2013 की, तो तमाम मुस्लिम लीगी रहनुमा इसी पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म की बात की जाए, वज़ीर खजाना इस्हाक़ डार की बात की जाए, तो वो भी यही बात करते हैं कि जब हम लोगों ने इक़्तिदार संभाला तो बहुत से चैलेंजेस से सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो दहशतगर्दी का भी था। शुमाइला, मुझे 24 साल हो गए हैं, मैं प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में हूँ, और उससे पहले मैं लिखता था, 26 साल से सहाफ़तकार हूँ। 26 साल से मैंने ये 2 चीज़ें ज़रूर सीखी हैं, चाहे कोई सुनी है, आमरीत हो या जमहूरियत हो, कि एक तो खजाना खाली होता है नए आने वालों के लिए, कभी भरा हुआ मैंने नहीं सुना किसी की जुबान से, किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि जनाब ये जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने खजाना हमें भर के दिया है, बहुत अल्लाह का फजल है, अब हम अच्छे काम करेंगे। दूसरा, मैंने हमेशा एक जुमला और भी सुना है कि मुल्क शदीद बहरान से गुजर रहा है। ये मैंने हमेशा अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में भी और वैसे भी अपनी ज़िंदगी में भी, मैंने जब से होश संभाला है, ये 2 बातें मैंने हमेशा सुनी है। एक तो मुल्क शदीद बहरान से गुजर रहा है,
और दूसरा ये है कि ये खजाना खाली है। और तो बात हमारे ये दौरे है, हुकूमत में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन भी है। बिल्कुल ये, और हम बड़े मुश्किल टास्क हैं, हम देखें हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब ये लोग भी जाते हैं ठीक। तो अगले लोग आके भी कहते हैं कि जनाब सारा बेड़ा गर्क कर दिया, खजाना बिल्कुल खाली है। अच्छा। अब इस वक्त मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप गवर्नमेंट के लोगों से पूछें तो वो इसहाक डार से पूछें या किसी से पूछें तो वो कहेंगे जनाब खजाना खाली था, ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो बॉटम को टच कर रहे थे, फलां चीज़ है, ये है, लेकिन हमने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, ये अब आप किसी सेकंड ओपिनियन लें, किसी दूसरे आदमी से, किसी बिजनेस टाइकून से बात करें तो वो कहेगा कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल बिजनेस को ठप करके रख दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा है। एक प्रॉपर्टी का काम चल रहा था, उस पर भी अजीब किस्म के ड्रैकोनियन किस्म के लॉज बना दिए हैं, और वो पैसा जो है वो भी बाहर जाना, फ्लाइट ऑफ मनी जो है वो शुरू हो गई है, और कोई दुबई जा रहा है, कुछ जा रहा है, बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो इस तरह की बातें करेंगे, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन दिलावर साहब, आप सही कहा आपने कि जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे वो लोग आजकल रो रहे हैं कि दीगर किस्म के मतलब प्रॉपर्टी मतलब पर्टिकुलर मैंने इसलिए बात की कि एक काम जो होता नजर आ रहा था वो भी नजर नहीं आ रहा। अब देखें बिजनेस जो है, फैक्ट्रीज जो है, उनकी क्या सूरत हाल है, स्टाफ रिड्यूस हो रहे हैं, बहुत सी नई चीज़ें आ रही हैं जिनका हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। इंडस्ट्री का क्या, आप देखें कि सिर्फ एक यूरोपीय यूनियन से जो अलग हुआ है बरतानिया, कहा यह जा रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 23 से 33% तक हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो गई है। ठीक है, इसका जवाब कौन देगा? और इसके बाद आप ये देखें कि लोगों के जो नज़र आ रहा है कि हर बंदा ये बात कर रहा है, और देखें ना आप, ये बात बढ़ के एक तरफ बढ़ के हैं कि हम ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी हम भूखे मर गए, हम किसी की नहीं सुनते। प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो हमें यूं महसूस होता है कि जैसे इकोनॉमिक स्टक अप है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई काम नहीं हो रहा, किसी काम में कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई इकोनॉमिकली कोई चीज़ जनरेट होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, कर्जे ज़रूर आए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम कब अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना सीखेंगे। आजकल जो सबसे बड़ी बढ़के लग रही हैं वो सी पैक के ऊपर है, जो 44 बिलियन, जिसमें से कि 33 बिलियन लोन है कम से कम, हम उस पर बात कर रहे हैं। देखें, हमें चीन हमारा बहुत गहरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बहुत अच्छा, वी आर प्राउड ऑफ द फ्रेंडशिप, और उधर भी यही हाल है, वो भी ये कहते हैं। लेकिन क्या इस वक्त हम बेहतर नेगोशिएट नहीं कर सकते थे अपने मुल्क के लिए कि जितनी सी पैक की जरूरत हमें है उससे बढ़ के चाइना को भी है, रशिया को भी है, और हम इतने लोन्स हमने वो ले लिए, उसके बजाय हम कुछ उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते, कुछ बैलेंस करते लोन्स में, और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई बैलेंस करते, कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ नेशनल इंटरेस्ट की कोई पॉलिसी नहीं है। कभी हम टुवर्ड्स अमेरिकन होते हैं, कभी हम टुवर्ड्स चाइनीज होते हैं, और दरमियान में एक बैलेंस किस्म की अप्रोच जो है वो है ही नहीं। लेकिन आजकल हमारे हुकूमत को देखी जाए, हुकूमती वुज़रा को देखा जाए, तो वो सी पैक के हवाले से बहुत सही बात आपने कही कि वो बढ़ के मार रहे हैं कि सी पैक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। खैर अल्लाह करे कि ये बहुत बड़ी कामयाबी भी साबित हो। दिलावर साहब, एक अहम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की कुछ सरकारी इमारतें हैं जिनको लीज पर दिया जा सकता है या देने जा रही है हुकूमत, तो किस हद तक सदाकत है? लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें न सिर्फ सरकारी इमारतें बल्कि ये जो स्कूक बॉन्ड है ये जो जारी किए, तो गवर्नमेंट ने खुद बताया कि मोटरवे जो है उसको हमने गिरवी रखा है और सारा कुछ प्लज है, ये सारा चीज़ें तो हैं। देखें ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप देखें हो क्या रहा है कि आप चीज़ों को प्लज रख के कुछ चीज़ें बॉन्ड वगैरह आ रहे हैं। सी पैक जो है हम उसके खिलाफ नहीं है। सी पैक तो बहुत, सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम के तवज्जो से, जो हम पहले लोग हैं जिन्होंने सी पैक की अहमियत बताई, जब लोगों को पता भी नहीं था, मीडिया को बहुत कम लोग बात करते थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपने आपके नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ठीक, सबसे पहले तो क्या महज ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि चीज़ों को जो है वो गिरवी रख के, प्लेज रख के बॉन्ड जारी करना है और उससे खजाना भर के वक्ती तौर पे भर जाए और आपके देखे जी हमने ज़र मुबादला के ढेर लगा दिया। बिजनेस ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाए, ठीक है ना, जिससे बिजनेस क्रिएट हो मुल्क के अंदर। खाली ये नहीं है कि उसको प्लेज रख के स्कूक बॉन्ड रख दें, उससे पैसे आ जाए, वो खर्च लें, IMF से किस्त ले लें, वो खजाने में भर जाए, कुछ उधर से किस्त आ जाए, कुछ उधर से लोन आ जाए, कुछ वो जिसे कहते हैं ना कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ
रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, ये गालिब के लिए ठीक हो सकता है, मुल्कों की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। मुल्क की आवाम तो के लिए आप ठीक नहीं हो इसके ऊपर आप बढ़के लगाएं कि हमने इकोनॉमी को ये कर दिया वो कर दिया, प्रैक्टिकली तो कुछ नजर नहीं आता। दूसरी बात ये कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं शिवाला, बड़ी अहम बात है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। ठीक, आपने अभी तक अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमिन नहीं किया। कभी आप क्लाइंट स्टेट होते हैं अमेरिकन की, आप कहते हैं कि जी हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं, ये टेररिज्म के खिलाफ, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, जो इसके खिलाफ बात करेगा वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात होगी, वो गद्दार हो जाएगा, वो पता नहीं क्या हो जाएगा। कभी आप कहते हैं कि ये हमें बिल्कुल यूज़ किया गया, ये हमारी जंग ही नहीं थी, पता नहीं थी कि नहीं, हमें इंजाद किया गया है, अब हम रीजनल फोर्सेस के साथ न थी। अरे भाई, कभी आप मतलब एकदम स्लाइड आप करके ईस्ट की तरफ तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, कभी आप वेस्ट की तरफ एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। आपका नेशनल पॉलिसी क्या है? अभी तक आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमिन ही नहीं कर सके। यानी आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं। हाँ, और करना क्या है। ठीक है, अभी तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी पार्लियामेंट ने बैठ के ये तय नहीं किया कि आए हम एक मुश्तरका इजलास करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट की कुछ लाइंस को डिटरमिन करते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसी नेशनल इंटरेस्ट कि ये इस तरह करेंगे, हम इस हद से आगे नहीं बढ़ेंगे, ये वो एक पूरा जो है वो उसको एक आप आउटलाइन बनाएं अपने नेशनल इंटरेस्ट की। खाली ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट आए उसकी जो मर्जी हो आप उस तरफ चलने लगे, ठीक है ना। अगर आप समझें कि वॉर ऑन टेरर चल रही है, आप हुक्मरान हैं, आप मुशर्रफ हैं या आप नवाज शरीफ हैं, या कोई भी हैं, तो आपका इंटरेस्ट ये है कि अपना ज़ाती इंटरेस्ट जो है वो यही है कि इसके साथ अटैच हो जाओ, हमारे इक़्तिदार को दुआ मिल जाएगा, कोई हमें नहीं पूछेगा कि आप लीगल हैं या इलीगल हैं या आपकी लेजिटिमेसी क्या है। तो फिर तो ये आपका इंटरेस्ट हुआ, ये नेशनल इंटरेस्ट तो ना हुआ। तो नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमिन करें जिसमें आप भी स्टेक पे लग सकें, आप भी आंसरेबल हो सकें, आपकी मर्जी जो है वो कुछ और हो लेकिन नेशनल इंटरेस्ट कुछ हो, और आप अपनी मर्जी को एक तरफ रखें और नेशनल इंटरेस्ट पे चलें। ये चीजें नजर आनी चाहिए। जैसे कि कल वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बात की कि मोटरवे हमने ही बनाई और उन्होंने 50 अस्पतालों के नए अस्पताल बनाने का भी ऐलान कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि नए मंसूबों की जानिब तो हमारी हुकूमत बढ़ रही है, वो चाह रही है कि अस्पताल भी बने। क्या अस्पताल जिस तरह से कल उन्होंने मरियम नवाज साहिबा का भी शुक्रिया अदा किया वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कि उन्होंने सेहत प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है, तो उस तरह से जिस तरह से गरीब के लिए आप सेहत प्रोग्राम के तहत उनको माली मदद करोगे, उनका इलाज करवाओगे, क्या हमारे इदारे उस तरह से फाल नजर आ रहे हैं छोटी सतह पे? देखें, बड़ी अहम बात है। उसके लिए पूरा आपको एक, मैं समझता हूँ कि चाहिए आपको एक चेन ऑफ कमांड चाहिए, पूरा एक चेन रिएक्शन चाहिए इस सारी चीज़ों के लिए। आपके इदारे रस्टी, आपकी सोच रस्टी है, आपकी गवर्नमेंट रस्ट, मेरा मतलब है आपके सारा इसको ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। मैं सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा यहाँ, मेरा मतलब है कि एक, और वो रस्ट जिसको मैं कह रहा हूँ वो है एडहॉकिज्म, कि अगर एक चीज़ आपको एक गंदी चीज़ पड़ी नजर आ रही है तो उसका हल ये नहीं है कि उसको कारपेट के नीचे कर दिया जाए, गंद तो मौजूद रहेगा, आपको चाहिए कि उसको साफ करने का एक वाज़े प्लान बनाए। यही है नेशनल इंटरेस्ट भी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, महज ये नहीं है। और अगर आप उसको अंडर द कारपेट कर देंगे या सोफे के नीचे छुपा देंगे तो क्या इससे वो गंद साफ हो जाएगा, आपका वो ड्राइंग रूम या आपका घर साफ हो जाएगा, या वो वक्ती तौर पे साफ नजर आएगा? साफ होना और साफ नजर आना इसमें बड़ा फर्क है। पहली बात ये की बात कर रहे हैं ना, तो इदारों को कैसे साफ किया जा सकता है? हाँ, पहली बात ये है कि आपको चाहिए आप 50 के 100 नए हॉस्पिटल बनाए, लेकिन आप ये देखें कि आपके जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, उनमें क्या चल रहा है, जरा उधर तो देखें, वहां पे क्या सबको वो ठीक चल रहे हैं? इतने आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल बनाए हैं, DHQs, ये फला सूबाई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट सारे मिलके, लेकिन वो बिल्कुल नाकारा है, उनकी कोई आउटपुट नहीं है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा दे आर एक्टिंग लाइक ए इकोनॉमिक गटर, कि उसमें जितना मर्जी आप डालें बजट, निकलता कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए कुछ नहीं निकल रहा, कोई इलाज मुआवजा नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। पहले मरहले में उन पे एक कंसिस्टेंट पॉलिसी ला के, डंग टपाऊ नहीं, वो कारपेट के नीचे नहीं करना चीजों को, ना सोफे के नीचे छुपाना है या पीछे किसी चीज के छुपाना है, बल्कि उसको पूरा क्लीन, ऑपरेशन क्लीन अप
एक पूरा एक सिस्टम हमें अपनी बुनियाद को ही साफ करना पड़ेगा, तब ही हम इदारों को फाल कर सकते हैं, उनको कामयाब कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक बार फिर इमरान खान के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 नवंबर भी करीब करीब है। अगर इमरान खान साहब नहीं बात करते, मुज़ाकरात भी नहीं करते, इस्लामाबाद बंद करते हैं, तो क्या सूरत हाल होगी? अभी इमरान खान साहब जो है वो सोलो फ्लाइट पे जा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि एक तो आपको ये सारा 2014 वाला एक्शन रिप्ले नजर आएगा, ठीक, लेकिन उस शिद्दत के साथ नहीं। इस दफ़ा वो कोशिश करेंगे कि एक तो उस वक्त तो मैं समझता हूँ कि उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, इमोशनल थी। अब शायद इतनी फॉलोइंग नहीं है, कुछ जज्बाती फैसले उन्होंने किए हैं। ठीक, दूसरी बात ये है कि इस दफ़ा वो कोशिश ये करेंगे कि इस तरह ना किया जाए कि एक जगह जाके वहाँ जो है वो धरने का नेगोशिएट करके, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि कोई थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो दो नज़र आए, गवर्नमेंट को इस लेवल पे लाया जाए कि थोड़ा सा वो जो है वो मारपीट वाला अंसर, जो तशद्दुद वाला अंसर है वो भी आए, ताकि एक चीज़ों को जो है वो मजीद इमरान खराबी खान की साहब ये तरफ कह चुके हैं कि वो सरकारी इदारे नहीं चलने देंगे, वो वहां पे सड़कों पर जाके बैठेंगे और वो उन चीज़ों को बंद कर देंगे, और तब भी मुज़ाकरात की बात होगी। जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, एहतसाब के लिए पेश किया जाए या इस्तीफ़ा दे दे, क्या ये इतना आसान है कि आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं? देखिए, बात ये है कि मुल्क के जो जमहूरियत है वहाँ, उसमें तो मेरा ख्याल है चेंज ऑफ गवर्नमेंट या चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर का जो एक ही फोरम है, दैट इज पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस वक्त सूरत हाल आपको किसी हद तक 2014 के धरने वाला रिप्ले भी नजर आएगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी नजर आएंगी और इमरान खान अलग से। और एक और जो कमी नजर आएगी इमरान खान के हवाले से वो ये है कि अब ताहिरुल कादरी भी उनके साथ नहीं होंगे। एक बहुत बड़ा फैक्टर थे ताहिरुल कादरी, बड़े मुनज़्ज़म लोग उनके साथ होते हैं और वो ज़्यादा थ्रेट जो है वो पॉइज करते हैं इन कंपैरिजन टू इमरान खान। इनके साथ अभी नो अमूज लोग हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस तरह का किसी तशद्दुद का एलिमेंट डालते हैं इसमें, ठीक है ना, तो ये तो मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो परसों सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को टेकअप किया था तो उन्होंने एक बात कही थी, उनको ये कहा गया कि जी आप इसके खिलाफ कोई फैसला दे दें, दूसरा वो धरने वरने के, तो उन्होंने कहा ना हम किसी सियासत में नहीं पड़ेंगे। हाँ, अगर इंतजामिया लोगों को बुनियादी शहरी हकूक नहीं दे सकेगी तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। और वो हर एक का बुनियादी शहरी हक है कि वो फ्रीली मूव कर सके, अपने ऑफिस तक जा सके, अपने घर तक जा सके, अपने जो चीज़ उसने लेनी है या वो कर सके। अगर उसको कोई ब्लॉक करता है तो मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का बनेगा एक, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंट दिया है। फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आएगी या शायद ये 1 नवंबर को ही आ जाए, तो इससे इमरान का जो एक स्टांस है ठीक वो कमजोर पड़ेगा। अगर वो समझते हैं कि हम पूरी शिद्दत से करेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कुछ डिसीजन आता है कि आप जो है वो बुनियादी शहरी हकूक जो है उनके आगे हायल नहीं हो सकते, या आप अगर जो है वो इसको आप एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट की ये जो प्रोसीडिंग है ये साथ साथ नहीं चल सकते, आप इसको ख़त्म करें, तो इमरान फर्ज करें तहरीक इंसाफ उसको नहीं अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल उनको मानेंगे वो, अगर नहीं मानते तो फिर उनका मौकफ कमज़ोर पड़ेगा। सही, वो उस शिद्दत के साथ वो काम नहीं कर सकेंगे, सियासी हमायत उस तरह उन्हें हासिल नहीं है, वो सोलो फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक उनकी हमायत नहीं की। और उसके बाद अगर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा जो सुप्रीम कोर्ट है जिसका कि फैसला मानना सबके लिए ज़रूरी है, जो अपने फैसलों के लिए को मनवाने के लिए, सिर्फ ये नहीं है कि वो बात कर दे और हम माने ना माने, वो पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे जो इदारों में से एक इदारा फौज भी है जी। उसको भी बुला सकता है। आर्टिकल 190 के तहत जो है वो अपने इन 8 टू आर्टिकल 90 के तहत, गालबन मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि 90 है 190, तो उसको बहरहाल वो बुला सकता है इन 8 टू सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को मनवाने के लिए। तो फिर कुछ भी हो सकता है, वो अगर उनके डिसीजंस को नहीं माना जाता और कोई फिर उसको बात करता है इसी केस के कि जनाब आपके तो फैसले को नहीं माना जाता, तो वो उसके लिए आर्मी को भी कॉल कर सकते हैं। इमरान खान साहब जो बात करते हैं कि कानून की के गरीबों के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है, अगर वो अपने ही पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो सबसे पहले खुद भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। देखिए, अमीर के लिए कानून बिल्कुल और है, गरीब के लिए कानून बिल्कुल और है। और अमीर के लिए तो कानून जो है वो ज़ियाउल हक की तरह, जिस तरह उसने कहा था कि आइन क्या है,
चंद सफ़ात की एक किताब जब चाहूँ फाड़ दूँ, ठीक। तो गरीब अमीर के लिए तो कानून ये है हमारे मुल्क में, सच्ची बात है। लेकिन ये क्यों है, इमरान खान साहब को ये सोचना पड़ेगा। ये इसलिए है कि हमने, हमारी जो एलीट क्लास है या जिसकी बात सुनी जाती है, इमरान खान साहब की एक हल्का असर है, उनकी बात सुनी जाती है, उन्होंने खुद कानून पे अमल करने का रिवाज नहीं डाला। इस वजह से अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए और है। कानून की सुपर, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ही नहीं है। तो फिर लॉ ही नहीं है और क्या होगा, बल्कि आप समझे कानून ही नहीं है। तो जिसका जो बस चलता है वो उसको कानून बना लेता है, ठीक है ना। वो जैसे आज मुझे शेर कुछ ज्यादा याद आ रहे हैं, जैसे फैज का मिसरा है कि शेर है पूरा, कि हमसे कहते हैं गरीब चमन वाले गरीबाने चमन, तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। तो ये जो कुछ प्रिवेल कर रहे हैं, इसको आप कानून कह लें या कानून चिकनी कह लें, ये कानून नहीं है। लेकिन इसकी बुनियादी वजह ये, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आज आप कोई मैजिकल वॉन्ड आप फेरें और कानून की हुक्मरानी हो जाए। इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये एक लॉन्ग वे टू गो है, एक लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग वॉक फॉर द डेस्टिनी। जो भी सियासी रहनुमा हो, जो भी सियासी जमात हो, जो भी बात की जाए, मुल्क के मुफाद के लिए बात की जाए, अवाम के लिए बात की जाए कि अवाम के लिए बेहतर क्या है। हम दीगर खबरों की जानिब भी बढ़ते हैं। भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की गई। इससे पहले भारत की जानिब से बहुत दफ़ा ये कहा गया कि वो पाकिस्तान को धमकियां दे दे के थक गया। कभी पाकिस्तान का पानी रोकने की बात की, और कभी जंग करने की बात की, कभी पाकिस्तान को तनहा करने की बात की गई। और अब ये तमाम बातों के बाद हर रोज़ तीसरे रोज़ हम ये बात खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं कि वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आप क्या समझते हैं, भारत आखिर करना क्या चाहता है, या कुछ कर भी सकता है कि नहीं कर सकता? शुभाइला, बड़ी अच्छी बात की आपने। पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा मैं बात कर दूं कि इमरान खान साहब बात करते हैं कानून और, ठीक, तो इस पे थोड़ा सा कुछ वाइंड अप कर लें। देखें, आप कानून शिकनी करके यकसा कानून नहीं पैदा कर सकते, फिर कानून और ही रहेगा आपके लिए, और अगर और है और दूसरे के, फिर आपको उसके लिए चाहे वो कमज़ोर ही हैं इदारे, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चाहे पार्लियामेंट है, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, चाहे दूसरे इदारे हैं जो कानून नाफिज, उनको स्ट्रॉन्ग, एंड इट्स ए लॉन्ग वे गो। जैसा मैं अब भारत की तरफ आते हैं, बिल्कुल सही आपने, मैंने कहता हूँ कि आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि भारत कुछ नहीं कर सकता। ये वो बंदर का बादशाह वाले बनने वाली बात है कि अगर कोई शेर कुछ कर जाए तो बंदर कभी इधर छलांग लगाए, कभी उधर, तो वो कहे जी आप कुछ भी नहीं है, तो बाकी जानवर कहें जी कुछ करें, शेर ने ये कर दिया तो कहे मैं ये कर ही तो रहा हूँ कोशिश। तो ये इस भारत के अब तक के जो इकदाम है वो ये है कि दरख्त से एक शाख से दूसरी शाख और तीसरी शाख, मेरा ख्याल है कि उनको रियलिटीज की फेस करना चाहिए। जब आप रियलिटीज को छुपाते हैं और फिर आप उन पर बिल्कुल, जिस तरह हमने कहा कि गंद को अंडर द कारपेट नहीं करना चाहिए बल्कि मुकम्मल साफ करना चाहिए, इसी तरह रियलिटीज़ को छुपाने के लिए आपको कई तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर उन झूठों को निभाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, ये हो गया, पाकिस्तान तनाव हो गया, पानी बंद कर देंगे, फलां हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाते और हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए कि आपकी बातें भी एडहॉकिज्म वाली बातें होती हैं, आप अपने लोगों को जज्बाती गोली दे के मुतमईन करना चाहते हैं, आप परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ नहीं आते। बदकिस्मती से जो इंडियन गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने हमेशा जज्बातियत को चुना है, अपने अवाम को जज्बाती गोली दी है। जो परमानेंट, जो रियलिस्टिक अप्रोच है सॉल्यूशंस की, जो मसाइल है उनके सॉल्यूशंस की, आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूरत है। कश्मीर वगैरह को कैसे टेकअप करना है, कैसे नहीं करना, पाकिस्तान को कैसे करना है, ये हमेशा बचगाना बातें होती रही हैं। कश्मीर में जो है वो हक़ खुद इरादियत की मूवमेंट तेज़ होती है, उसके बाद हमें सब पता होता है कि अब कहीं किसी न किसी फौजी बेस पे हमला होना है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगना है। एक ही तरह का ड्रामा, एक ही तरह की चीज़ें, पुराना वतीरा हो गया। इसको तो सारी दुनिया अब जानती है कि भारत की ये आदत में शामिल है कि वो खुद ही हमला करवाता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है, सबूत भी मौजूद है। ये बातें जो है ये किसी की फेवर में नहीं है, भारत की भी फेवर में नहीं है, खित्ते की तरक्की की फेवर में भी नहीं है। मेरा कहना है कि भारत जितना बड़ा मुल्क है उसको उतना बड़ा जहन भी रखना चाहिए। मुझे यूं लगता है जैसे कि बहुत बड़े भारत को, मैं जब भारत की पॉलिटिक्स को देखता हूं या इंडियंस की जो बात, लीडर तो वो नहीं है ना जो अवाम को खाली यूफोरिक करता रहे, जज्बाती करता रहे, सेंटिमेंटल करता रहे, बल्कि रियलिटीज की तरफ भी लेके चले। अभी देखिए, तो यूं लगता है जैसे एक बहुत बड़े जिस्म के ऊपर एक छोटा सा सर रखा हुआ है
और उस सर को बड़ा होने की जरूरत है ताकि वो रियलिटीज को अपने फोकस कर सके। अभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बातें की तो हमारे DGISPR साहब, हमारी फौज की जानिब से जिस इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही थी, भारत की जानिब से दावे किए जा रहे थे, आपने मीडिया को उसका दौरा करवाया और तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। जब भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया कि आप सर्जिकल स्ट्राइक जहाँ पे की है आप भी हमें दौरा करवाएं, उनकी जानिब से कोई दौरा नहीं करवाया गया, बल्कि भारत की जो सियासी जमातें हैं उनमें भी ये कहा गया कि आप सबूत तो पेश करें कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की कहाँ है। इसके बावजूद भारत को मुंह की खाना पड़ती है, लेकिन वो बात नहीं आता पाकिस्तान को किसी भी जगह पर तनहा करने की बात की जाए तो वो वहां पे करता है। अभी जैसे उसने रूस के साथ तो मुआहदे कर लिए, लेकिन चीन के साथ हमेशा वो बात करता है कि पाकिस्तान को एक साइड पे रखे और हमारे साथ चले, लेकिन चीन भी उसका साथ नहीं देता। अमेरिका की तो बात ही और है, वो तो है ही भारत के पीछे। इसी शय पे तो भारत जो है वो पाकिस्तान पे इल्जामात की बारिश करता है। शुमाइला, एक तो बड़ी सही बात आपने, बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है, मैं इसको एनालिसिस कहूँगा और आई वैल्यू इट, मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी बात है। एक बात मैं और कर दूं, बिल्कुल भारत को चाहिए कि रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं इस खित्ते के हवाले से, अपने हवाले से। एक बात और मैं कर दूं कि हम ये ना सोचें कि चीन और रूस कोई दो पॉलिसीज लेके चल रहे हैं जी। चीन और रूस की एक पॉलिसी है। रूस ने बहुत सारी बातों पे जो है इंडियंस को स्नब भी किया है। एक तो आप देखें जो जॉइंट एक्सरसाइजेस थी उन्होंने नहीं माना, बहुत जोर लगाया इंडियंस ने कि जी नहीं, कितनी दफ़ा उन्होंने उनको पिटिशंस की, भेजा अपने सफीर को, सारा कुछ किया, रिटर्न राइट अप्स दिए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो रूस के साथ उसके मुआहदे हैं, इसको आप इस तरह से ना देखें कि रूस का वहाँ टिल्ट है और वो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, इसलिए कि सीपेक जो है वो रूस और चाइना के इंटरेस्ट की चीज है, रूस के भी इंटरेस्ट की चीज है। ये आने वाला वक्त बताएगा जी। जब हम ये कहते थे कि ये चाइना के इंटरेस्ट की चीज है, उस वक्त लोगों को पता नहीं चलता था, बहुत सारे हमारे मीडिया के साथियों को भी नहीं। अब ये पता चलेगा रूस का भी एक इंटरेस्ट है ओबोर कंट्रीज। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये छोटी बात नहीं है। ये एक समझे कि एक पावर की आगे एक्सपेंशन है और दूसरे का जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट उसका होना है, उसका सुकड़ना है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन है एक तरह की। तो ये बहुत बड़ा वे है। अब पावर्स जो मुल्क वो इस तरह नहीं करते कि किसी मुल्क, देखें ये हमसायों की लड़ाई नहीं है, ये हमसायों की, ये खित्ते की लड़ाई हो जाएगी। ये खित्ते की है और कौमों के दरमियान एक पंजा कशी हो रही है, दस्तों पंजा हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं होता कि इंडिया तुमने अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साथ टिल्टेड हो गए हो तो आ जाओ हम तुम्हें छोड़ते। वो एंगेज रख रहे हैं इंडिया को भी, ताकि किसी न किसी मरहले पे इंडिया को भी इस साथ मिलाया जा सके इस खित्ते की तरक्की के लिए, जो कि वो बिल्कुल क्लाइंट स्टेट बल्कि फ्रस्ट्रेटेड स्टेट बनना चाह रहे हैं अमेरिका के साथ। तो ये माहदे जो है इसको इस तनाजुर में देखें, वो छोड़ नहीं रहे। चाइना और रशिया को पता है कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो हो सकता है वो इंडिया को एक लास्ट डिच एफर्ट्स हैं ये कि इंडिया को ऑन द ट्रैक लाने के लिए। जो बातें हम करते हैं कि इंडिया छोड़े ये बातें कि ये करना है वो करना है, बल्कि रियलिटीज की तरफ आए। तो इंडिया को रियलिटीज की तरफ लाने के लिए उसको एंगेज रखना जरूरी है ना। जो बात हम करते हैं कि भाई एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इतना ना गंद उछाला करो, इतना वॉर ऑफ वर्ड्स ना किया करो कि मुज़ाकरात की बात, डायलॉग की बात ही ना हो सके, बल्कि अपने दरमियान ऐसे लोग रखा करो जो डायलॉग भी कर सके। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का मसला डायलॉग से हल होता है। सड़कें बंद करने से या इमरान को गाली देने से या इमरान की वजीर आजम को या उनके साथियों को गाली देने से नहीं होता। वो आखिर अल्टीमेट जाना डायलॉग पे पड़ता है। ठीक है ना। इसी तरह ये मुल्क भी समझते हैं कि जाना डायलॉग पे पड़ता है और एंगेज रखना चाहिए। हो सकता है कि हम किसी वक्त इंडियंस को कन्विंस कर सके, लेकिन एक बात तय है, मैं आज आपको एक बात कर दूं जो मेरी प्रेडिक्शन है, वो ये है कि इस खित्ते में जितना मर्जी इसको वार जोन में बदल ले, वेस्टर्न इंटरेस्ट, इंडिया उसकी क्लाइंट स्टेट बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। या तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह होगी, तो या फिर इस खित्ते में अब खित्ते की फोर्सेस जो है वो रूल करेंगी, इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी। और जब ये होगा, रशिया चाइना का होल्ड हो जाएगा इस खित्ते के ऊपर इकोनॉमिकली। सीपैक, मैं ये नहीं कहता कि वो बाकी मुल्क तबाही हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन रिड्यूस होंगे। तो उस जब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और उसके जरिए ग्वादर और सीपैक, इस पे हम बहुत सब बात करें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। ठीक है ना। ये यूं समझे कि कई मुल्कों को ये ग्लोबल पावर बना देगा कि स्टेटस पे नंबर 1 ग्लोबल पावर बना देगा, और कईयों को नंबर 1 के स्टेटस से नंबर 2, नंबर 3 पे ले आएगा। अच्छा, मुल्कों को तो यकीनन नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं वो ये है कि जब ये होगा तो उसके बाद इस पे एम्फेसिस किया जाएगा कि इस खित्ते में अमन हो,
क्योंकि ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत यकीनन, जरूरी है। यकीनन। और फिर बहुत सारे मसाइल जिसमें कश्मीर का मसला भी है उसको भी रीजनली टेकअप उसको भी- करके सॉल्व आपने करवाया। कश्मीर के बारे में बात की, चूंकि मेरे पास टाइम भी कम है। कश्मीर में बिल्कुल बर्बरियत का सिलसिला जारी है। कल भी बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया, कल का जुमा भी अदा नहीं करने दिया गया। आप क्या समझते हैं कि बुरहान वानी की शहादत के बाद ये तहरीक बहुत जोर पकड़ चुकी है, इस तहरीक को दबा सकता है इंडिया? देखें, इस तहरीक को तो इंडिया ने कभी भी नहीं दबा सका जी। जब और दूसरा ये है कि कभी भी आप किसी के अंदर से उठने वाली आवाज़ को नहीं दबा सकते। आप उसको बोलने से रोक सकते हैं, उसको आप उसके खामोशी का उस पर एक लगा सकते हैं अथॉरिटेरियनली आप, ठीक है ना, लेकिन आप उसके अंदर को नहीं बदल सकते, आप उसके हार्ट एंड माइंड को विन नहीं कर सकते। इंडिया ने पूरा जोर लगा लिया है, उन्होंने फाइनेंशियल पैकेजेस भी दिए, उन्होंने इस तरह की ये गुंडागर्दियां भी की, रियासती जबर भी किया, हर जोर इंटरनेशनली भी, हर जगह उन्होंने पाकिस्तान को दबाया कि पाकिस्तान, हर काम वो कर चुके हैं। तो ये तहरीक दबने वाली नहीं है, इसको किसी ना किसी लॉजिकल कंक्लूजन जो लफ्ज हैं ये ऐसे नहीं बने हुए, ये इस तरफ ले जाना पड़ता है चीज़ों को। तो इंडिया को कश्मीर का मसला जो है, ये इस तरह के जो इरिटेंट्स हैं, ये बड़े मसले जो हैं, जो छोटे इरिटेंट्स भी हैं सरकीक वाले और कश्मीर जैसे बड़े मसले भी हैं, इनको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाना पड़ेगा। इंडिया को मजबूर होना पड़ेगा इस खित्ते के अमन के लिए कि वो कश्मीर का मामला हल करे। देखिए, ये बात जो है ये मैं सिविलाइजेशंस का भी तालिब इल्म हूँ, मुझे बड़ा शौक है एंशिएंट सिविलाइजेशंस को पढ़ने का। सारा मैं 8-10 हज़ार साल 7,000 साल की जो मेसोपोटामियम से जो सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडस वैली, मैं देखता हूँ कि आप किसी के इनर सेल्फ को नहीं दबा सकते। जब एक पूरा एक कम्युनिटी की आवाज़ बन जाए, कश्मीरियों की पूरी आवाज़ है, इससे बढ़ के क्या होगा कि जगह जगह पाकिस्तानी परचम लेके वो फिर रहे हैं। अब ये चीज़ें वापस होने वाली नहीं है इनका। अब इंडियंस को एक लॉजिकल, इससे पहले कि वो और ज्यादा नुकसान उठा लें अपना जी, उनको अब इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाना पड़ेगा, एंड दैट इज प्लेबिसिट। आप नहीं समझते कि इंडिया एक जानिब तो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है, वहां पे असलहे का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी जानिब इंडिया में खुद गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो उसको कंट्रोल करे, बजाय कश्मीरियों पे जुल्म करने के, बजाय असलहा खरीदने के, बजाय आप दीगर जगहों पर तवज्जो दें, आप अपने मुल्क पे भी तवज्जो दें। शुमाइला, बिल्कुल आई एग्रीड 100%, लेकिन वही बात है ना, जब आप रियलिटीज को टेकअप करना शुरू करेंगे तो रियलिटीज को फिर फेस करेंगे ना, फिर इस तरह के इश्यूज को। जब आप उसको एडहॉकिज्म वही वाली अंडर द कारपेट करने की कोशिश करेंगे और अपने 5 साल गुजार के दोबारा लोगों को कोई चकमा दे के या किसी तरीके से फिर आने की कोशिश करेंगे तो फिर तो मसले हल नहीं होंगे। लेकिन इंडिया ये मामला हल इतनी आसानी से नहीं करेगा, चाहे मोदी की हुकूमत हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, वो इस मामले को इतनी जल्दी हल नहीं करेगी। लेकिन ये अगर नहीं करेगा तो फिर इंडिया की ग्लोरी भी अमर्त्य सेन की किताब की तरह अनसर्टन रहेगी। वो भी उस ग्लोरी को, उस ग्लोरिफिकेशन को, उस तरक्की को हासिल कभी नहीं कर सकेगा और उसके अंदर फॉल्ट लाइंस गहरी होती चली जाएंगी। वो कभी भी एक मजबूत इकोनॉमिक और एक मजबूत स्ट्रेटेजिक मुल्क नहीं बनेगा। यानी इंडिया को ये मामला हल करना होगा और इसको बिल्कुल उसको सीरियस लेना पड़ेगा कि इस मामले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया दिलावर चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया। और जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत जब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएंगे कोई भी मामला हल नहीं होगा। इसके साथ ही शुमाइला हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।